अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शिद्दत इश्क नावल की 5 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। मैं माज़रत चाहती हूँ, कुछ इशू की वजह से एपिसोड अपलोड नहीं कर सकी थी। आते हैं अपने नावल की तरफ। आई हेट यू वजदान शाह अपने सुर्ख होंठ रगड़ते इसका एहसास मिटाना चाहता। ये सब कैसे हुआ मलिक साहब? ये आपकी हड्डियाँ किसने तोड़ी हैं? मलिक की बीवी सूप लाते बोली, जो मलिक के जख्मी और दर्द से कराते वजूद को बेड पे देखते परेशानी से पूछा। खामोशी से अपना काम करो तुम, वो बड़े हुए लहजे में बोला। वजदान शाह, तो सोच अब तेरा और तेरी बीवी का मैं क्या हाल करता हूँ। वो फ़ोन दो मेरा और तुम जाओ यहाँ से। मलिक, मैं खुद तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए बेगम को बैर भेजा। वो बिगड़े त्योहार देखकर फ़ोन पकड़ा कर चली गई। हेलो, आगे से फ़ोन रिसीव किया गया। अहमद शाह, अगर तू अपनी बेटी की खैरियत चाहता है ना तो उसे समझा ले, मैं इसके खिलाफ केस करने वाला हूँ। मलिक गुस्से से बोला। क्या मतलब? वो परेशान होते उठे। जो हरकत वो आज करके गया है ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना मेरी बात, और इसे भी समझा देना। मलिक ने डराना चाहा। बताना ज़रूरी समझोगे कि क्या है ये सब? वो उसके रूम में बेड पे बैठे थे। क्या डैड? मुँह पकड़ते लैपटॉप पर मसरूफ़ लापरवाही से कहा। मलिक का फ़ोन आया था, केस करना चाहता है तुम पर। पता है ये सब कितना नुकसानदेह हो सकता है? अहमक इंसान दांत पीसते कहा। इसके एक्शन का रिएक्शन था डैड, और फ़ायदे नुकसान से मुझे कोई रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, सो आप भी सुकून मारें। वो इस पोजीशन में बोला। ये मार धाड़ और आवारागर्दी को तुम रिएक्शन का नाम दे रहे हो? इसके इतने आराम से दिए गए जवाब पर वो आग बगोला हुए थे। जानते भी हैं आपकी बहू और मेरी बीवी के बारे में बकवास की थी इसने। ये तो कुछ नहीं है। वो क्या चीज़ है? मैं हर इस शख्स की जान ना ले लूँ जो इसके बारे में गलत ख्याल भी अपने ज़हन में लाने के बारे में सोचे। लैपटॉप बेड पे रखते हुए उनकी तरफ अब पूरी तरह मुतवज्जो था। गुस्सा फिर से ऊद आया था। क्या कहा था इसने? वो हैरान हुए थे। छोड़े इस बात को, आप दोबारा बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। और रही बात केस की, तो करे, मैं भी देख लूँगा खुद ही। हनीफ सी मुस्कुराहट से कुछ सोचते कहा। तो मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो माथे पे बल लाते बोले। बहुत कुछ, परेशान नहीं हो, जल्द बता दूंगा। और मेरे ख्याल से आपको अब रूम में जाना चाहिए। मोम वेट कर रही होंगी। आखिरी बात पर इन्हें छेड़ा था। जा रहा हूँ, मगर ख्याल रखा करो, ऐसी चीज़ों को गम कोरते कहा। रूम से दबे पाँव वो बह निकली थी। लाउंज में सदफ वानिया से कुछ बात कर रही थी। इनको नज़रअंदाज करते वो किचन में गई, जो उसे देख नहीं पाई थी। मैम, कुछ चाहिए आपको? मेड ने से बर्तन बिखेरते देखा पूछा। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। बोलती डिश से प्लेट में थोड़े से चावल निकाले थे और ओवन में चावल गर्म करते वो खामोशी से अपने रूम में जा रही थी। लम्स, भूख लगी थी तो बेटा हमारे साथ क्यों नहीं खाया? सदफ ने इसे जाते देखकर मुखातिब किया, क्योंकि जब इसे बुलाने भेजा था वो मना कर चुकी थी। वजदान की इस हरकत के बाद वो डिनर पर हरगिज़ सामना नहीं करना चाहती थी और इस पर शदीद गुस्सा था। तब भूख नहीं थी मामा, अब इन्होंने देख तो लिया था। वो वहीं इनके पास सोफे पर दोनों पाँव ऊपर करके बैठ गई। वजदान, अरे बेटा तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सदफ ने इसे आखिरी सीढ़ी से उतरते देखकर मुखातिब किया। लम्स का चम्मच वाला हाथ पल भर के लिए रुका। इस पर एक नज़र डाली, जो इन्हीं दोपहर वाले कपड़ों में नजरें झुकाए खाने में मसरूफ थी। अगला नावाला इसके हलक में बुरी तरह फंसा जब वो उसके साथ सोफे पे बैठ चुका था। लम्स, क्या हुआ बेटा? वजदान यकदम इसकी हालत देखकर परेशान हुआ और फौरी उठते किचन से पानी लाया, जो खांस खांस के बेहाल हो गई थी। पानी लाते वो करीब बैठा। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? गुस्से से कहा। पानी इसके होंठों के करीब ले जाते इसकी कमर सुलाई। लम्स को गुस्सा और रोना दोनों आया। सबके सामने मुश्किल इसके हाथ से पानी पीते वो झटके से उठती चली गई। ये इसे क्या हुआ है? वानिया हैरान हुई। कुछ नहीं, छोड़ो तो। मोम, आप बताएं क्या बात थी? इसकी तबीयत बाद में दुरुस्त करनी थी। वानिया, तुम देखो से ये खाना भी छोड़ गई है। जी, वो प्लेट लेते उठी। वरदान, वानिया की शादी के बारे में सोच रही हूँ। मैं बस जल्द करना चाहती हूँ। तुम्हारे डैड से बात की थी? तुम क्या कहते हो? वो जो रिश्ते देकर गए थे वो अब इसार करें। आज बात की है मैंने मंगनी की जगह या तो निकाह करें या शादी। तो वो जल्द शादी करना चाहते हैं। इससे राय जानी चाहिए। सही है, जो आपको बेहतर लगे। अच्छे लोग हैं, मैंने पता करवाया था। अगर डेट जल्दी फिक्स की तो वानिया के साथ मैं लम्स की रुखसती भी अब चाहता हूँ, वरना इससे पहले ही मैं रिस्पेशन का सोच रहा हूँ और मैं इस बारे में सीरियस हूँ। कोई भी तखीर नहीं चाहता। मालिक की वजह से वो काफ़ी परेशान था। इसकी जॉब भी ऐसी थी कि कभी भी किसी दूसरी जगह जाना पड़ता तो कम से कम इसे अपने साथ तो लेकर जा सके। पर वरदान, अभी वो पर नहीं, बस आप मुझे बता दें, नहीं तो मैं ऐसे ही अब से अपने रूम में शिफ्ट कर लूँगा और आप या कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। अच्छा ठीक है। वो मुस्कुराए इसके संजीदा लहजे पर। पानी का जग भरने वो अपने रूम से बह निकली थी जब वरदान को अकेले अभी भी लाउंज में सोफे पे लेटे फ़ोन इस्तेमाल करते देखा। ये क्यों है यहाँ? लम्स, डरना नहीं, अब कुछ कहें तो सही। ये खुद को हिम्मत दी। हटे पीछे जग भरते वो वापस जाने लगी जब वो उसके रास्ते में हाइल हुआ था। वजदान,
پلیز۔ اس کی بولتی نظروں سے جگ سلپ پہ رکھتے وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اب اس سے خوفزدہ تھی۔ اسے پیچھے سے اپنے سارے میں لیا۔ مجھے ڈانٹنا تھا، مجھ پہ شاؤٹ بھی کیا تھا، آپ نے میری غلطی بھی نہیں تھی۔ روتے ہاتھ ہٹائے۔ میں بس پریشان تھا نا۔ سلیب سے لگاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ نے میرے بال بھی کھینچے تھے۔ روتے دوسرا شکوہ کیا۔ آہستہ سے پکڑے تھے، کھینچے تو نہیں تھے۔ وجدان کو ہنسی ہے، درد ہوئی تھی مجھے، جھکی نظروں سے بتایا تو پھر پیار بھی تو کیا تھا نا۔ وہ بھول کے اس کا رویا گلابی چہرہ اوپر اٹھایا اور آنسو صاف کیے۔ جی نہیں، وہ بھی آپ نے مجھے سزا دی تھی۔ ہٹ یو کہنے پر وہ زور سے بولی۔ سوچو ذرا، اس بات پر تمہیں تھپڑ نہیں مارا اور نہ، ورنہ میرا بہت دل چاہا تھا چپتے اس کے گال کے گڑے ہونٹوں سے چھوئے جہاں تھپڑ مارنے کا خیال آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ وجدان بہت زیادہ والے برے ہو۔ اس کی بات اور حرکت پر غصہ آیا۔ وہ غصہ تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کتنا۔ ہمارے رودہ لہجے میں بولتی اسے خود سے لگاتے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارا ناراض ہونا فرض ہے لمز، اور تمہیں منانا تمہارے شور پر واجب۔ اس کی گردن سے بال ہٹائے تھے۔ وجدان پلیز۔ اس کی وجہ سے اٹھتی پرفیوم کی مہک اس کی سرگوشیاں اور گردن پر اس کی بیٹ کی چبھن محسوس کرتے اس نے بند آنکھوں سے روکا تھا۔ اس کی براؤن ٹی شرٹ وہ کمر سے دونوں مٹھیوں میں جگڑ چکی تھی۔ خاموش اور ساکن ماحول میں ایک فسود طاری تھا جو اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی شدتوں سے کھڑے ہونے کی ہمت کہاں تھی؟ اگر پیچھے سلیب نہ ہوتی تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ ہم کچن میں ہیں۔ وہ اس کی بڑھتی جسارتوں سے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے بے بس ہوئی تھی اور ارد گرد دیکھا کوئی آ ہی نہ جائے۔ اس کے ٹوکنے پہ شدید غصہ آیا تھا۔ خود پہ ضبط پاتے اس کو دیکھا جو ذرا سی اس کی کربت میں خیر ہوتی حالت میں تھی۔ اس کی چہرے کی سرخی حیا سے جھکی پلکیں، دانتوں تلے دبائے سرخ لب دیکھ کر وجدان کا یکدم دل چاہا تھا سارے فاصلے مٹا دے جو اس کے ہوش و حواس ہمیشہ کی طرح سلیب کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تم پر مجھے شدید والا پیار آتا ہے۔ اس کی روئی ہوئی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اور جب تم مجھ سے دور جاتی ہو نا تو شدید والا غصہ بھی۔ Because my soul is in love with you. Your soul, so be prepare yourself for every situation, dear wife. اب جا کر سو جاؤ اور I love you کہنے کی پریسٹے کرو، ورنہ believe me next scene ہمارے درمیان بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کی ہٹ یو کہنا یاد دلایا تھا۔ جگ اسے تھمایا تھا اور خود کچن سے نکلتے چلا گیا جو وہیں سن کھڑی تھی۔ سنڈے کی وجہ سے سب ناشتے کی ٹیبل پہ اکٹھے تھے، ورنہ اکثر وجدان نہیں ہوتا تھا جو کھا کم اسے زیادہ کو رہا تھا۔ وانی آپی، ہم وہ جو ساتھ بیٹھی تھی اس کی آہستہ سی آواز سے متوجہ ہوئی۔ پلیز میرے ساتھ جگہ چینج کر لیں۔ ایک اس بندی کی جاذب بارے اٹھاتی نظروں سے وہ کچھ کھا نہیں پا رہی تھی۔ کل تو اس کے نے اپنا ایک نیا چہرہ اس پر واضح کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے کسی معاملے میں روک نہیں پاتی تھی۔ شاید ریستوراں ہی ایسا تھا کہ اس کی چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ مگر کیوں؟ وانیا حیرانگی سے گوئی ہوئی۔ آپ کا بھائی بہت زیادہ والا۔ بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ کیا بھائی لمز؟ وانیا نے سامنے وجدان کو دیکھتے پوچھا جو کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ پلیز جگہ چینج کر لیں، میں کیسے بتاؤں؟ وہ مجھے نظروں سے کورے ہیں یار۔ وہ رسانی ہوئی۔ کن نظروں سے لمز بیبی؟ وانیا نے ہنستے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلائی۔ وانیا اور لمز خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ صدف نے دونوں کو کھانا چھوڑے باتیں کرتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ جی ماما۔ وہ دونوں مصروف ہوئی تھی۔ وجدان کہیں جا رہے ہو؟ اسے نکسر ٹار دے کر پوچھا۔ بلیو جینس پر وائٹ شرٹ کے سلو کنیوں تک موڑے بلیک جیکٹ بازو پر ڈالے نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بالوں میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی بس کام سے جلدی آ جاؤں گا، جواب دیتے وہ وہاں دیکھ رہا تھا اور اس کی دشمنی کی جان کو بھی جو جان بوجھ کر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کل کی وجہ سے وہ کترا رہی ہے۔ عشق ہے ان سے جناب، شکایت کیسی؟ وہ جو تڑپانے پر آمادہ ہیں تڑپانے دیں۔ اس کی کان کی لوگ پر چھکتے سرگوشی کی تھی۔ لمز کی آنکھیں پوری کھول گئی تھی۔ اس کے ہونٹ اپنے کان سے گردن پر محسوس کرتے، نظریں چرانے کے بجائے اپنے شور کو سیاہ کرنے کے طریقے سے کھو ڈالیں گے۔ ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا۔ صدف کا دھیان دوسری طرف آتے وہ چکا تھا۔ کیا ہوا لمز؟ پوری ریڈ ہوئی ہو؟ صدف نے اس کی بند آنکھیں اور رنگت میں سرخی دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں مما، شاید الرجک ری ایکشن ہو گیا ہے۔ چہرہ اور گردن سکریچ کی تھی۔ جھوٹ بولتی اس کی حالت کے ذمہ دار کو ڈھونڈا جو جا بھی چکا تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں وجدان، کیوں میری جان لینے پہ تلے ہو؟ اب میں تمہارے سامنے آئی تو کہنا تم دان پیسے تھے۔ ساری اس سیلڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ڈیٹیل اس فائل میں ہے۔ وہ اس ٹائم آفس بیٹھا تھا جہاں اور بھی 3-4 لوگ
बैठे मुतवज्जो थे और मलिक की कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली है वो साइड पे रखी। अभी तो कुछ खास नहीं पर नज़र रखी इस पर जल्दी अपने कारनामों की सज़ा भुगतेगा। क्या पता इससे पहले ही मेरे हाथों ज़ाया हो जाए। दिल में गुस्से से सोचा था लेकिन सर ये मलिक अकेला नहीं कर सकता। इसके पीछे और भी लोग हैं। मलिक तो है ही कमीना, सियासत के नाम पर मुल्क तबाह कर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है इसकी। हाँ वैदान बस वो बंदा पता चल जाए जो उसके साथ है, सब काम आसान है फिर। सर इसका भी पता चल जाएगा। वैदान पर सोच बोला था। अब गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठते एक नंबर डायल किया था। मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे तुम? कीपैड पर तेज़ी से उंगलियां चल रही थी। लास्ट टाइम वार्निंग, अगर फ़ोन नहीं उठाया तो तुम पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित कर दूंगा। टेक्स्ट सेंड करते अनाबिल अब मुस्कुराए थे। औकात में रहो वैदान शाह। अगला बंदा भी तपा था। मुराद, अगले 10 मिनट में तुम मुझे इसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, ये मेरा ऑर्डर है। टेक्स्ट सेंड करते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। तुम समझते क्या खुद को? जब चाह इंसल्ट की, जब चाह मतलब लिया। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मुराद गुस्से से बोला। कल गाड़ी से जैसे इंसल्ट करके निकाला था इससे गुस्सा था। एक्सक्यूज मी वेटर। यस सर, वो मुअद्दब अंदाज में बोला। मुराद को गुस्सा आया। इस बात की कोई अहमियत न देखकर वो वेटर से मुखातिब था। यहाँ से कोई 10-20 रुपए की आइसक्रीम मिलती है? मेन्यू कार्ड देखते सीरियस अंदाज में पूछा। सर आप इस्लामाबाद के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में हैं, क्या आप नहीं जानते? यहाँ मिनरल वाटर की बोतल भी कम से कम 100 रुपए की होगी। वो वेटर हैरान हुआ था। ओह तो प्रॉब्लम हो गई, ये मुझे तो अपने दोस्त को मनाना था। वजदान, मुराद ने नाम लेते दांत पीसे थे। सॉरी सर, सॉरी मुराद, सोचा था 10-20 की आइसक्रीम खिलाकर मना लूंगा, पर वो तो है ही नहीं। अब मान रहे हो या नहीं? शट अप, अपने पास रखो। ओके मुराद, चलो मेरे पैसे बचे। एक बार फिर से इसे तंग किया था। मुराद ने घोरा था। अच्छा बस करो, मैं तुम्हारे इतने नखरे नहीं उठा सकता। अब काम की तरफ आओ। तुम्हें मलिक की चतरोल की वीडियो देनी है, बस तुम वो वायरल कर दो न्यूज़ चैनल पर हर जगह, लेकिन मेरी शक्ल ना नजर आए। बस ये एडिटिंग का लेना। एक सवालिया निशान। आखिर मलिक की ऐसी हालत क्यों की गई? मैं क्यों करूं? खुद ही कर दो। वो किसी सूरत नहीं मान रहा था। तुम ही करोगे। वैसे भी इस रिपोर्टर से बड़े तहलकात चल रहे हैं तुम्हारे। वट क्या बकवास है ये? मेरे कोई तहलक नहीं है, समझे? मुराद सदमे में हुआ। ये बंदा हर खबर रखता था पर इसके साथ कोई ऐसा तलक तो नहीं था। जी जी, इंडस्ट्री में इसकी ग्लास से काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे आपको। वैदान ने मुस्कुराहट जब्त की थी इसके बिंजे लब देखकर। तुम वहाँ भी थे? नहीं, बस नज़र पड़ गई थी, वरना मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। वजाहत दी। अच्छा छोड़ो, तुमसे मदद लेने का मकसद ये कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी यकीन नहीं है, इसलिए इस केस में मैं तुम्हें अपने साथ शामिल किया है। मलिक के खिलाफ सारे सबूत जल्द इकट्ठे करने होंगे। मुराद, मुझे नहीं पता वो लमज के पीछे क्यों पड़ा है। मैं हैरान हूँ उसे कैसे जानता है। इस राज को भी जानना है। तुम्हें पता है लमज मेरा जुनून है, मेरी शिद्दत है। तुम सोच नहीं सकते इस टाइम मेरा क्या हाल हुआ था। मुराद, दिल चाहता इस मलिक को ज़मीन में गाड़ दूँ। वो वैदान शाह की जान के बारे में कितने सुकून से बकवास कर रहा था। वो एक ख्वाब की कैफियत में बोल रहा था और मुराद को एक सेकंड लगा नाराज़गी बुलाने में, क्योंकि वो उसका पागलपन जानता था। टाइम देखा तुमने? सिर्फ 11 बजे। खुले बालों का जूड़ा बांधते कहा। ये क्या जिंदगी है तुम्हारी? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। रोज की तरह एक बार फिर से कहा। नाश्ता करने देंगी? वो ब्राउन ब्रेड की बाइट लेते कफकी से बोली। हाँ तो मरियम बताओ ना, ये सब क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ। वो साथ वाली फायजा है ना, वो वो भी कहे। जब वो गुस्से में इनकी बात काट चुकी थी। क्या कहा ग्रीनी? इसने एक तो इन लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं। अपना नाश्ता टेबल पर पटाखा था। मरियम, जितनी लेट तुम रात को आई हो ना, मेरी जान हथेली पे आई होती है। जवान लड़कियां इतनी देर बह रहे, मुझे नहीं पसंद। तुम छोड़ दो ये नेकुरी। क्या है इसमें? वो समझा रही थी हर बार की तरह। प्लीज ग्रीनी, कम से कम आपसे इस टिपिकल सोच की उम्मीद नहीं थी। मुझे ठंडी हवा, चाय का कप वो किचन में रख आई थी। इन सब बातों के बाद नहीं दिल चाहता था। तो मेरी बातें बुरी लगती हैं? इसकी नाराज शक्ल देखकर कहा। हरगिज़ नहीं ग्रीनी, पर आप ही लोगों की बातों पर कान नहीं धरा करें ना। गले लगाते कहा। मेरी जान, तुम्हारी फिक्र है ना बस। अब जल्दी अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ ताकि सुकून से मर तो सकूँ। ग्रीनी प्लीज़ नहीं बोला करें ऐसा। मेरा आपके अलावा कौन है? वो आंसू लाते बोली। हकीकत चुटलाई नहीं जा सकती मरियम। वो उसका माथा चूमते कहा था। आपके भाई को कोई काम काज नहीं है? वो तपी थी, इसकी हरकतों से ज़ेद थी वो, जो कोई भी मौका नहीं गंवाता था। अब क्या हुआ? वानिया ने हंसते पूछा था, जो बैग पहने मुंह बनाए बैठी थी। चलो लमज, अभी वो कुछ जवाब देती जब इसकी भारी आवाज़ करीब सुनी। माय बेबी, वानिया आंख मारती बोली। गाड़ी में खामोशी थी। नमज ने एक नज़र देखा। इसके मजबूत उभरी रगों वाले हाथ स्टीयरिंग पर धरे थे। एक हाथ में कीमती वार थी। फिर इसके चेहरे को देखा। वो नॉर्मल रंगत रखता था। काली आंखें, हल्की सी बीट माथे पे, बिखरे स्याह बाल, दो अगली बेनियाजी सी
बबल चबा रहा था। वो हैंडसम था, लब मुस्कुराए थे। वो इसका नसीब है, लमस खुद ही सोच कर हैरान हुई थी। ऐसे नहीं देखो डार्लिंग, बुरा होगा। सामने देखते ही वो बोला था। लमस का दिल जोरों से धड़का, वो अनजान नहीं था इसकी नजरों से। पूछो तो सही, क्या हो बुरा होगा? वैदान इसके न बोलने पर उकसाया था। आप मुझे खूब ज़्यादा करते हैं। लमस को गुस्सा आया था, मतलब कि इसके देखने से भी इसके साथ बुरा करेगा वो। तुम्हें चाहने का, रुलाने का, हंसाने का और खूबसूरत करने का हर तरह का इख्तियार है मेरे पास। वो हर तरह से जता चुका था। वो इसकी है, वो जो मर्जी करे। ये हक जताने वाली आदत से तंग थी। यूनी की पार्किंग एरिया में पहुंचते इसने सांस बहाल की थी। एक किधर इसको गाड़ी से निकलते देखकर अपनी तरफ खींचा था। हम गाड़ी में। वजदान इस बार बार की तरह जगह का एहसास करवाया। कोई तो मौका छोड़ दे ये बंदा, गाड़ी में मना है। वजदान इसकी ब्राउन बॉल चेहरे से हटाए थे, जो बेबी पिंक कलर में गुलाबी सी लग रही थी। मुझे पहले रेंट पे करो, इसकी घबराई शक्ल देखते पूछा। आप मुझसे इसलिए छोड़ने आए ताकि पैसे लें? लम्स सदमे में थी। ऑफ कोर्स, फ्री में थोड़ी। चलो वाइफ, तुम्हारे लिए एक फ्योर। अपना चेहरा इसके करीब करते इसकी वेस्ट में हाथ डालते अपनी तरफ खींचा। छोड़े, पार्किंग में सब देख रहे हैं। लम्स इसके खतरनाक इरादे जान चुकी थी। इस सब में और भी कोई गाड़ी के अंदर का माजरा समझने की कोशिश में था, और ये गाड़ी तो वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। हल्काना शीशे ऊपर चढ़े थे, मगर फ्रंट से इसकी शरीक आंखें मामला समझने की कोशिश में थी। तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए। क्या चीज हो तुम? गुस्से से सोचा था। अंदर अंदर बैठी इस लड़की पर भी गुस्सा आया, जो उसके मुताबिक किसी भी अमीर ज़ाते पर अपना आप निछावर कर देती हैं। इस लड़की की तबीयत साफ करने के लिए वो रुक गई थी। वो उसकी सीने से लगी थी। इसकी जज्बात से बोझल लेजे और अपने वजूद पर गिरती नजरों की तपिश से हिम्मत कहाँ थी। ग्रे आंखें वो उसकी आंखों में झांक ले। सफ़ेद रंग में सुर्खी फैली थी, जो उसको खुद में समेटा था। वजदान, वो रोने वाली थी। मैं आज मम्मा को बताऊंगी सब। आपका बेटा। मुझे इसकी शर्ट के बटन को देखते बोलते बोलते होंठ दांतों तले दबाई, यकदम रुकी। हस्बैंड वाइफ का पर्सनल बताओगे? इसके कान में सरगोशी की थी। हर सवाल का जवाब था इसके पास। वो बाकायदा इसकी बोलती बंद कर चुका था। अब तो हिम्मत से हिम्मत हिला भी नहीं जा रहा था। वरदान इसको खामोश पाकर अपनी सीट पर खींचते आराम से टेक लगाई थी। आप क्यों मुझे तंग करते हैं? मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। वो रुसानी हुई थी। तो फिर जल्दी करो ना, लिप ग्लोस लग जाएगा आपके। वो बेबसी से बोली, ताकि लिपस्टिक के डर से वो बाज आ जाए, क्योंकि वरदान इसके मुताबिक ठीक इंसान था। मैं टेस्ट कर लूँगा। वो क्या कह रहा है? लमस की हथेलियाँ पसीने से भीगी थी। शर्म से इससे बोला ही नहीं जा रहा था। आप कितना फजूल बोलते हैं। अगर मैंने की भी तो मैं ये यहाँ दूंगी। नज़रों से तेज के माथे की तरफ इशारा किया। नहीं, फिर मैं टेस्ट कैसे करूँगा? मुस्कुराहट जब्त की थी। वरदान प्लीज़ मुझे जाना। वो आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी इसकी सजीव फरमाइश से। ओ शिट! वो परेशान हुआ था इसके रोने से। यही एक बंदी थी जिस पर वरदान चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकता था। अच्छा इधर देखो, प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कर रहा। देखो तो इसका चेहरा ऊपर किया। आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई फीलिंग लमस। आई नो एज डिफरेंस है हमारे दरमियान, मगर रुखसती से पहले इस रिश्ते की और मेरी सारी डिमांड को समझ लो, वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं तुम तो नहीं मुझे अपने करीब आने दोगी। इसकी भीगी बल्कि छुई थी। जैसे आप तो मेरी मानते हैं ना मामा का। आपका बेटा मुझे रुखसती की धमकी देने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। इसकी बातें सोचते दांत पीसे। ओके जाओ अब। इसे अलहदा करते खुद पे काबू पाया। इसकी गिरफ्तार से आज़ाद होते वो फौरी निकली थी, कहीं इसका इरादा ही ना बदल जाए। शिट, मेरा फ़ोन। यूनी के गेट में पहुंची तो हाथ देखा, फ़ोन तो डैशबोर्ड पर ही छोड़ आई थी। अगर कॉल न की तो लम्स जान ले लेगा तुम्हारा शोर। अभी वो पलटी कि कोई इसके रास्ते में हाइल हुआ था। एक्सक्यूज़ मी। लम्स साइड से गुजरने लगी थी। क्या लगता है वो तुम्हारा? तिक्की तलवारों से गुलाबी कपड़ों में मुलव्वस लड़की प्यारी सी लड़की को सर तक पैर देखते पूछा, जो किसी को भी अपनी खूबसूरती से मुतवज्जो करने की सलाहियत रखती थी। क्या मैं आपको जानती हूँ? अहमद सामने मौजूद लड़की को पहचानने की कोशिश में थी। वाह, कितने मासूम हो तुम। एज भी कम है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? पढ़ाई के नाम पर अमीरजादों की गाड़ियों में शर्मी वाली हरकतें करती है। उम्र देखिए अपनी और अपने काम काम। वो गुस्से में बोली। तमीज़ के दायरे में रहे। आप क्या कह रही हैं? किसकी बात कर रही हैं? एक वरदान ने डिस्टर्ब किया था। अब ये कौन है? लम्स को इस सिचुएशन में रोना आया। जी मासूमियत तो देखो, आप जानती भी हो वो वरदान शाह एक नंबर का आवारा इंसान, पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने साथ, और तुम्हें भी। शट अप। एक क्लास में तुमने अब बकवास की ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। लम्स के बोलने से पहले वरदान ने जवाब दिया था, जो इसका सेल फोन वापस करने आया था, और सारी तो नहीं पर आखिरी बातें सुनकर इसका दिमाग खराब हो चुका था। शिश मेरी जान, ये फ़ोन लो और अंदर जाओ। मैं देखता हूँ इसे। किसी की भी परवाह किए बगैर इसके आंसू जल्दी
اس کے آنسو صاف کرتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، پر پرواہ کسی تھی۔ جو مسکراتے اپنے آپ سے علحدہ کرتے کہا، جو اس لمحے اس کی موجودگی سے سکون محسوس کرتے تو شکرانہ نظروں سے دیکھتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ او مسٹر رومیو، چلی گئی آپ کی جولیٹ؟ سامنے کھڑی بدتمیز سرپھری لڑکی کی بات پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے ساتھ اس قسم کی چیپ بکواس کرنے کی؟ اوقات میں رہو مس مریم، رپورٹر بننا بس نہیں چاہ رہا تھا اس منہ پھٹ لڑکی کو سبق سکھا دے، پر لڑکی ہونے کا احساس تھا۔ تمہیں ویسے شرم تو نہیں ہے وجدان شاہ؟ غلطی تو ماننا تم امیروں نے سیکھا ہی نہیں۔ اس بیچاری معصوم لڑکی کو تم جیسے درندوں سے بچا رہی تھی جو گاڑی میں تمہارے ساتھ اف بولتے وہ رکی۔ وجدان کا دماغ خراب ہوا تھا۔ تم مجھے اسٹک کر رہی تھی؟ اس کے بازو کھینچتے وہ یونی کی بیک سائڈ پہ لا کر دھکا دیا تھا۔ جواب دو مجھے۔ اس کا ہاتھ بری طرح مڑوڑا تھا۔ لیو می مائی ہینڈ جنگلی جائل، وہ چیختے بولی۔ جواب دو۔ وہ پھر سے زور دیتے ہوئے کان کے قریب چیخا۔ نہیں جنگلی، تم اسٹک کرتی ہے میری جوتی۔ اور چھوڑو۔ وہ ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی جو وہ کمر پر باندھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جس کو اتنی باتیں تم نے سنائی ہے نا، وہ میری زندگی، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس قسم کی بیہودہ بکواس کی؟ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ پھر درد سے چیخی تھی۔ اس بات پر پتہ ہے دل چاہ رہا ہے تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ آئندہ اگر میرے راستے میں آئی تو سوچ سمجھ کر آنا مس اینکر۔ جھٹکے سے بازو چھڑاتے وہ چلا گیا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی جس کے لیے یہ مری جا رہا ہے؟ اور جنگلی ایڈیٹ نہ ہو تو؟ مریم نے اپنی درد کرتی بازو سلائی تھی۔ جو دوسروں کو بھلا کرتا ہمیشہ اپنا نقصان کروا دیتا۔